हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानार्थ अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं, हमारा जो एक नई सीरीज है जो आपके लिए हम लाए थे, उस सीरीज का जो नाम है वो कौन सा है भाई? मल्टी विटामिन क्वेश्चंस। आपको इस सीरीज के अंदर जो है राजस्थान का करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा, इसमें राजस्थान हिस्ट्री का कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेगा, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर यानी राजस्थान कला एवं संस्कृति का भी कुछ पार्ट मिलेगा, और राजस्थान ज्योग्राफी यानी भूगोल से भी आपको कुछ पार्ट मिलेगा। और हम वही क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो एग्जाम में छपने वाले हो, जो आपको एग्जाम में पहले मिल चुके हो और आगामी एग्जाम में छपने वाले जो क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। ठीक है, बहुत पसंद आएगी इस सीरीज को। आप ये वीडियो एक बार अंत तक पूरा देखना, और इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। तो चलो शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आप नए हो हमारे इस चैनल पे तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, और इस जो ये हमारा वीडियो है अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले सीधा स्लाइड की ओर चलते हैं। देखो, अभी हाल ही के अंदर राजस्थान का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व बांज आमली 12 में बना। क्या है भाई? बांज आमली जो है कब बना? 12 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ये पेपर के अंदर हूबहू क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, और अभी हाल ही के अगर पेपर का एनालिसिस करें तो पेपर के अंदर एक आध क्वेश्चन जो है कंजर्वेशन रिजर्व से जरूर बनता है। तो राजस्थान में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व हो गए आपको ध्यान रखना? 27 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए। और सबसे नवीनतम जो है वो कौन सा है? बांज आमली 12 के अंदर बना 27वां। इसका जो अधिसूचना कब जारी की गई थी आप देख सकते हो, 20 मई 2023 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। और कितने एरिया के अंदर बनेगा? तो ये 14,621 हेक्टेयर क्षेत्र में नया कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही अब देखो 5 संरक्षित क्षेत्र हो गए 12 के अंदर। कितने हो गए? 5 कंजर्वेशन रिजर्व जो क्षेत्र हो गए वो 12 के अंदर हो गए। इसके अलावा मैं बात करूं तो झुंझुनू में भी 5 हो गए भाई। कितने? झुंझुनू में भी 5 हो गए। ठीक है, तो दोनों में बराबर। पहले सबसे सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व दो थे झुंझुनू जिले में थे, लेकिन अब 12 में भी 5 है और झुंझुनू में भी 5 है। ठीक है, नेक्स्ट, ये राजस्थान का सबसे नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व। इसके अलावा जो 16वां जो था वो रणखार क्षेत्र जो जालोर का था। ठीक है, 23 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया था। 17वें की बात कर ले, शाहबाद तलहटी संरक्षित क्षेत्र, ये भी 12 का है, 1 सितंबर 2022 को। इसके अलावा पूरे कंजर्वेशन रिजर्व की जो लिस्ट है, जो कि अब तक 27 कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान में बन चुके हैं, उनकी सारी लिस्ट मैं आपके सामने लाया हूं। तो अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला स्लाइड में क्या है? तो देखो, ये कंजर्वेशन रिजर्व होता क्या है पहले मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ। करंट अफेयर की कंजर्वेशन रिजर्व वो होता है जैसे राष्ट्रीय उद्यान हुए, अभ्यारण्य हुए, ठीक है, उनको आपस में जोड़ने वाला जो रास्ता होता है उसे कंजर्वेशन रिजर्व कहते हैं। यानी बीच का जो बफर जोन होता है उसे कंजर्वेशन रिजर्व कहा जाता है। क्लियर हो गया आपका? तो सबसे पहला जो अपना कंजर्वेशन रिजर्व बिशलपुर टॉक के अंदर है। दूसरा अगर बात करें हम तो जोहड़बीड़ बीकानेर में हो जाएगा। तीसरा सुंदा माता जो फैला हुआ जालोर और सिरोही में फैला हुआ। ठीक है, तीसरा अगर बात करें गुड़ा विश्नोई जोधपुर में हो गया अपना। पांचवे की बात करें तो सीकर और झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू कौन सा? शाकंभरी। सीकर और झुंझुनू के अंदर हो जाएगा। ठीक है, और छठे की बात करें तो ये नागौर के अंदर हो जाएगा। गोगेलाव जो है नागौर में पड़ता है। सातवें की बात करें तो बीड़ झुंझुनू में हो जाएगा। रोड टू नागौर, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा हुआ भी एग्जाम में आया हुआ भी है कि रोटू जो कंजर्वेशन रिजर्व है कौन से जिले में स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हुआ था वो नागौर था। और ये कंजर्वेशन रिजर्व में सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व। कैसा कंजर्वेशन रिजर्व? सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है। तो नेक्स्ट अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगली स्लाइड क्या है हमारी? हाँ, 90 कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें तो उम्मेदगंज पक्षी विहार ये कहाँ पड़ता है? ये अपना कोटा के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कोटा के अंदर पड़ता है। जवाई बांध लेपर्ड ये पाली में, ये तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। इसमें तो जवाई बांध भी पाली में, जवाई बांध लेपर्ड जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो भी पाली के अंदर स्थित है। बासियाल खेतड़ी झुंझुनू के अंदर है, और बासियाल ये भी झुंझुनू के अंदर हो जाएगा अपना। जवाई बांध लेपर्ड पाली ये दो सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला था अपना। ठीक है, ये दो है भाई, जवई बांध लेपर्ड के नाम से दो है, जिसमें फर्स्ट वाला जवई बांध लेपर्ड ये भी पाली में, सेकंड वाला ये भी पाली। मनसा माता झुंझुनू के अंदर हो जाएगा। रणखार अपना जालोर में भी मैंने बताया था। 16 शाहबाद था। ठीक है, 12 के अंदर जो कि सबसे बड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आपको। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं अपन। ये शाहबाद तलहटी ये भी 12 के अंदर है। ये नए जो बने अभी हाल ही के अंदर जो 2022 में और 2023 में जो बने उनके बारे में बता देता हूँ। जैसे बीड़ घास फूलिया खुर्द, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट वन लिनर जो क्वेश्चन है, जो फैक्ट वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सीधा पूछा जाएगा आपको कि बीड़ घास फूलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व कौन से जिले में स्थित है? तो आपको बताना भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। बागदरा
बागदरवा जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो कहाँ स्थित है, तो उदयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है ये भी इंपॉर्टेंट है। वाड़ा खेड़ा, ये भी देखो बहुत अच्छा अच्छा सवाल बनने लायक है। जो अच्छे जैसे फर्स्ट ग्रेड हुआ, सेकंड ग्रेड हुआ, अच्छा जो एग्जाम्स का लेवल होता है आरएस लेवल, तो उसमें जो सवाल पूछा जाएगा सुमेलित करने वाले में ये सवाल बन सकते हैं। एक तरफ आपको कंजर्वेशन रिजर्व दे देंगे, एक तरफ आपको जिले के नाम दे देंगे। सॉरी। तो वाड़ा खेड़ा जो है सिरोही का है, ठीक है। वाड़ा खेड़ा जो है सिरोही का, ये पहले नवीनतम था लेकिन अब नवीनतम नहीं रहा, अब ये पुराना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगले कुछ अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं अपन। अगला स्लाइड क्या है अपना, तो 18वें की बात कर ली, ये मैंने बता दिया था। 18वां बीड़ का फुलियावर्द ये भीलवाड़ा के अंदर कब घोषित हुआ था, ये भी आप तिथि आपके सामने लिखी हुई आप देख सकते हो। वागदरा भी, वाड़ा खेड़ा मैंने अभी अभी बताया आपकी चर्चा की। फिर 21वां जो बना था जालाना आमागढ़ जयपुर में, कब बना था, ये देखो 2023 की लिस्ट अब स्टार्ट होगी अपनी, 2023 वाली लिस्ट बता रहा हूँ मैं। एक तो जालाना आमागढ़ जयपुर में 27 फरवरी 2023 को घोषित हुआ था। 22वां जो है रामगढ़ कुंजी सुहास 12 का, ये भी आपको याद रखना, रामगढ़ कुंजी सुहास 12 में। फिर अरवर गांव संरक्षित क्षेत्र ये अजमेर वाला हो गया अपना, ठीक है। सोरसैन संरक्षित ये 12 के अंदर हो गया। हमीरगढ़ जो अपना भीलवाड़ा का हो गया। खिंचन आपका जोधपुर का हो गया। और इसके अलावा अगर बात करें अपन बांज आमली संरक्षित क्षेत्र, ये 12 के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, 12 के अंदर स्थित है। सर्वाधिक जो संरक्षित क्षेत्र है देखो, एक तो झुंझुनू में भी 5 हो गए अपने और 12 में भी 5 हो गए, दोनों में 5-5 अपने संरक्षित क्षेत्र हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट अपना क्या टॉपिक रहने वाला है, मैं आशा करता हूं कि आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। एक नई सीरीज है, आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहें। जो भी पिछले एग्जाम्स के अंदर जो सवाल आए हुए हैं उनका भी अपन डिस्कस करेंगे, और सवाल एग्जाम में किस तरीके से बनेंगे वो भी मैं आपके साथ जरूर चर्चा करूंगा। नेक्स्ट, अब देखो, अब मैं आपके लिए जो लाया हूँ जुलाई 2022 के अंदर जो राजस्थान मंत्रिमंडल की जो स्थिति उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान मंत्रिमंडल में कौन क्या का कौन सा पद है, ठीक है। तो उसके बारे में चलते हैं। वर्तमान जो हमारा सीएम है अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, उनके पास कौन कौन सा विभाग है आपके सामने लिखा, वित्त एंड टैक्सेशन, गृह और न्याय विभाग, कार्मिक विभाग, प्रशासन विभाग हो गया, कैबिनेट सचिवालय का हो गया, एनआरआई विभाग हो गया, आईटी कम्युनिकेशन हो गया, सूचना जनसंपर्क हो गया। इसके बाद जो बात करते हैं बीडी कल्ला, बुल्लाकी दास कल्ला, इसकी बात करते हैं तो इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया हुआ, संस्कृत शिक्षा का दिया हुआ, और आर्ट एंड कल्चर एएसआई वाला डिपार्टमेंट जो है वो बीडी कल्ला के पास है। नेक्स्ट, प्रसादी लाल मीणा की बात करें तो मेडिकल और हेल्थ और एक्साइज, ये 2 डिपार्टमेंट इनके पास है। शांति धारीवाल की बात कर ले अपन तो स्वायत्त शासन, नगरीय विकास और हाउसिंग, ये जो डिपार्टमेंट है शांति धारीवाल जी के पास है, ठीक है। नेक्स्ट, ये कानून इलेक्शन ये भी इन्हीं के पास है। लालचंद कटारिया की बात कर ले तो कृषि और पशुपालन और मत्स्य विभाग जो है वो लालचंद कटारिया जी के पास है। नेक्स्ट अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड क्या है, भजनलाल जाटव यानी सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है किनके पास है भाई, भजनलाल जाटव के पास है, ये आपको याद रखना है। टीकाराम जूली सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा का जो विभाग है वो टीकाराम जूली के पास है, ठीक है। और गोविंद राम मेघवाल के पास जो है आपदा और प्रबंधन विभाग जो है वो गोविंद राम मेघवाल के पास है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं शंकुंतला रावत, शंकुंतला रावत के पास जो विभाग है कौन सा, उद्योग विभाग शंकुंतला रावत को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं अपन अर्जुन सिंह बामनिया को ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट यानी स्वतंत्र प्रभार इनको दिया हुआ है। पीएचडी और भूजल भी इनके पास है। अशोक चांदना ये खेल मंत्री भी है, स्किल डेवलपमेंट भी है, रोजगार में स्वतंत्र प्रभार भी इनको दिया हुआ है जैसे आपदा प्रबंधन और योजना का, ठीक है। भंवर सिंह भाटी को ऊर्जा का स्वतंत्र प्रभार दिया हुआ है। वाटर रिसोर्स और इंदिरा गांधी नहर का डिपार्टमेंट भी इनके पास है। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में क्या है, तो राजेंद्र सिंह यादव जैसे हायर एजुकेशन योजना का स्वतंत्र प्रभार इनके पास है, और गृह और न्याय के राज्य मंत्री भी यही है। सुभाष गर्ग की बात करें तकनीकी शिक्षा, आयुर्वेद, अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री है। सुखाराम विश्नोई की बात करें तो श्रम का स्वतंत्र प्रभार इनके पास है। राजस्व न्याय राजस्व राज्य मंत्री राजस्व राज्य मंत्री ब्रजेंद्र ओला के पास जो है ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी का जो ये डिपार्टमेंट है स्वतंत्र प्रभार इनके पास है, और ये राज्य मंत्री भी है। इसके अलावा बात कर ले मुरारी लाल मीणा की बात करें तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्टेट का स्वतंत्र विभाग इनके पास है, स्वतंत्र प्रभार जो है इनके पास है। टूरिज्म, सिविल एविएशन ये भी इनके भी राज्य मंत्री जो है वो मुरारी लाल मीणा है। नेक्स्ट अगली स्लाइड की बात करते हैं तो राजेंद्र सिंह गुड़ा, राजेंद्र सिंह गुड़ा के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, तो होमगार्ड एंड सिविल और सैनिक कल्याण, ठीक है। ये विभाग जो है राजेंद्र सिंह गुड़ा के पास है। और डिफेंस के स्वतंत्र प्रभार भी इनके पास ये, और पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट राज्य भी इनके पास है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जाहिदा खान, तो इनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो राज्य मंत्री है, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट जो है वो जाहिदा खान के पास है, ये राज्य मंत्री है जाहिदा खान। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड क्या है,
प्रमोद जैन भाया के पास देखो खान और पेट्रोलियम व गोपालन विभाग जो है, खान व पेट्रोलियम और गोपालन विभाग जो है प्रमोद जैन भाया के पास है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट अगला देखते हैं, उदयलाल अंजना के पास सहकारिता विभाग है। कौन सा विभाग है भाई? सहकारिता विभाग। ये सवाल पूछा हुआ भी है भी सहकारिता विभाग राजस्थान में कौन से मंत्री के पास है? तो उदयलाल अंजना के पास है। इसके अलावा प्रताप सिंह खाचरियावास खाद्य और आपूर्ति विभाग इनके पास है। सालेह मोहम्मद के पास अल्पसंख्यक मामलात विभाग दिया हुआ। हेमाराम चौधरी वन और पर्यावरण मंत्री है। ठीक है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय जल संसाधन, इनको जो दिया हुआ जल संसाधन, और आईजीएनपी महेश जोशी के पास, और पीएचडी भी इनके पास है। रामलाल जाट के पास राजस्व विभाग है इनके पास। ठीक है, और रमेश मीणा पंचायती राज और ग्रामीण जो विभाग है वो इनके पास है। और विश्वेंद्र सिंह को पर्यटन विभाग दिया हुआ, जबकि ममता भूपेश को महिला एवं बाल विकास दिया हुआ है। नेक्स्ट अगली स्लाइड की बात करते हैं। अगली स्लाइड में क्या है? तो अगली स्लाइड में देखो ये हिस्ट्री वाला पार्ट आ गया अपना। अपन दिवेर के युद्ध की चर्चा करेंगे और इसमें से कौन से सवाल एग्जाम में बने वो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो दिवेर का युद्ध कब हुआ था? ये सवाल, पहला ही सवाल एग्जाम में बना हुआ आपका। ठीक है, पहले सवाल की अगर मैं बात करूं तो ये एग्जाम में बना हुआ है कि दिवेर का युद्ध कब हुआ था। ये आरएसएम एसएसबी बोर्ड यानी राजस्थान अधीनस्थ चयन बोर्ड ने और आरपीएससी ने, दोनों ने पूछा है। आरपीएससी भी कई द्वारा इसको कई बार रिपीट किया। इसके अलावा आरएसएसबी बोर्ड की बात कर ले अपन तो इसने भी कई बार पूछा। ये डेट पूछिए कि दिवेर का युद्ध कब हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में ये बना हुआ कि दिवेर का युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 1582। भाई दिवेर का युद्ध कब हुआ? अक्टूबर 1582 में हुआ आपका। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने के लिए अभियान दिवेर से प्रारंभ किया और दिवेर वर्तमान में राजसमंद जिले में, कौन से जिले में भाई? राजसमंद जिले में। ठीक है, राजसमंद जिले में उदयपुर और अजमेर मार्ग पर स्थित है। ये जो है अपना दिवेर जो है अजमेर और उदयपुर मार्ग पर स्थित। दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सुल्तान खान था भाई। ठीक है, यहाँ का जो प्रशासन दिया हुआ था किसको दिया था? अकबर द्वारा सुल्तान खान को दिया था। सुल्तान खान जो है अकबर का काका था। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप ने उस पर अक्टूबर 1582 में आक्रमण किया और मेवाड़ और मुगल सैनिकों के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था ये। ठीक है, और महाराणा प्रताप को यश और विजय प्राप्त हुई और दिवेर की जीत की ख्याति चारों ओर फैल गई और प्रताप के जीवन के बहुत बड़े विजय का अभियान ये शुभ और कीर्तिदायी शुभारंभ था। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड में अपना निवास बनाया था। ये चावंड से देखो कई सवाल बने हैं जो कि अगले स्लाइड के अंदर अपन चर्चा करेंगे। दूसरा एक सवाल यहाँ से ये बना था कि भाई दिवेर का प्रशासक कौन था जब महाराणा प्रताप ने आक्रमण किया था? तो सुल्तान खान था। ठीक है, आरपीएससी द्वारा ये पूछा हुआ सवाल है, कौन था? सुल्तान खान था। ठीक है, आपको नोट करना है। नेक्स्ट अगली स्लाइड पे चलते हैं। अकबर ने पुनः मेवाड़ की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया तो प्रताप अब भी परास्त नहीं हुआ था। ठीक है, अब भी प्रताप नहीं आ रहा था। ये भारत की विजेता सम्राट कैसे सहन कर सकता था कि अतः अकबर ने आमेर के राजा बहारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में दिसंबर 1584 में एक विशाल सेना मेवाड़ के विरुद्ध रवाना की, लेकिन जगन्नाथ को भी कोई सफलता नहीं मिली थी। ये पूछा हुआ है। जगन्नाथ जब मेवाड़ अभियान पर आया था तो कौन से बरस में आया था? ये आपको याद रखना। 1584 में आया था। कब आया था भाई? 1584 में आया था। ठीक है, ये आपको याद रखना। इनके बाद नेक्स्ट आगे चलते, फिर आगे क्या? वे प्रताप को नहीं पकड़ सका। ठीक है, ये अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था। ये आपको याद रखना कि अकबर का जो प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान कौन सा था? तो जब जगन्नाथ कछावा आए थे 1584 दिसंबर में अंतिम अभियान था। इसके बाद कोई अभियान नहीं भेजा गया। अब अकबर ने मेवाड़ के मामले में इतना निराश हो चुका था कि छुटपुट कार्रवाई और निरर्थक लगी और बड़े अभियान के लिए वे अवकाश नहीं निकाल सका। तो 1586 से 1596 तक यानी 10 साल 10 बरस में सुदीर्घ अवधि में प्रताप को जहां का तहां छोड़ दिया गया और इसे अघोषित संधि कहा जा सकता है अथवा अपनी व्यवस्था की अकबर द्वारा प्रोक्त स्वीकृति है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। इसके बाद अकबर ने महाराणा प्रताप ने क्या किया? महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी बना ली। कौन सी राजधानी बनाई थी? नई राजधानी देखो 1585 के अंदर नई राजधानी जो है मेवाड़ की चावंड बना ली थी। ठीक है, ये चावंड से काफी सवाल पूछे हुए कि चावंड को राजधानी कब बनाया। पहले तो ये सवाल आया हुआ, आपको नोट करना अपने नोट्स के अंदर। 1585 में महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को बनाया था। ठीक है, प्रताप ने अंतिम 12 वर्ष तक यह राज किया था। कब बनाया? देखो 1585 में इसको राजधानी बनाया था। 1585 में इसको राजधानी बताया। 1597 तक ये राजधानी रही थी। महाराणा प्रताप की राजधानी कब तक रही थी? 1597 तक। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ कि महाराणा प्रताप ने चावंड को कितने साल अपनी राजधानी बनाए रखा था? तो 12 साल। ठीक है, उसके बाद ये भी आपको याद रखना।
इसके बाद आगे बात करें तो 12 वर्ष और उनके उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे, के राजकाज के प्रारंभिक 16 वर्ष चावंड में बीते थे। कितने? 16 वर्ष। और चावंड 28 साल तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। ये सवाल एग्जाम में पूछा, आरपीएससी के जो एग्जाम है उसके अंदर पूछा था कि भाई चावंड जो राजधानी रही मेवाड़ की, वो कितने टाइम तक रही थी? तो 28 साल तक जो राजधानी रही थी, मेवाड़ की राजधानी चावंड रही थी, आपको याद रखना। चावंड गांव से लगभग आधा मील दूर एक पहाड़ी पर प्रताप ने अपने महल भी बनवाए थे। और 19 जनवरी 1597 को प्रताप का चावंड में देहांत हुआ। और चावंड ने कुछ ही दूर पर बाडोली गांव के निकट महाराणा का अंतिम संस्कार किया था। ये थोड़े प्रिंट में गलती होगी, अंतिम संस्कार हुआ, जहां उनकी छतरी भी बनी हुई। ये भी सवाल पूछा गया कि भाई महाराणा प्रताप की जो 8 खंभों की छतरी है वो कहाँ स्थित है? तो बाडोली में स्थित है। ठीक है, और बाडोली कहाँ पड़ता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रताप के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह मुगल विरोध की परंपरा को अधिक समय तक नहीं अपना सका और 1615 ईस्वी में बादशाह जहांगीर के समय शाहजादा खुर्रम के प्रयासों से मेवाड़ और मुगल संधि हो गई। ये इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना कि मेवाड़ मुगल संधि कब हुई थी। मेवाड़ मुगल संधि जो हुई थी कब हुई थी, आपको याद रखना है 1615 के अंदर हुई थी। कब हुई थी? 1615। किंतु वे शांति संधि का काल 1652 तक ही रहा था। 1652 तक क्यों रहा था? कि 1652 में महाराणा राज सिंह ने पुनः मुगलों से प्रतिरोध किया था। ठीक है, तो 1652 तक ही रहा था। महाराणा राज सिंह का जो कार्यकाल की बात कर ले, रूलिंग पीरियड की अगर अपन बात करें तो 1652 से लेकर 1680 तक इनका रूलिंग पीरियड था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। हाँ, अब अपन यह चर्चा करेंगे राजस्थान की जो प्रमुख चोटियां उनकी ऊंचाई को। देखो आजकल एग्जामिनर का जो पेपर बनाने का जो सेटअप है ना वो बदल गया। पहले चोटियों की का स्थान पूछते थे कौन सी चोटी कहाँ है, लेकिन आजकल क्या करते हैं उनकी ऊंचाई सामने दे देते हैं, फिर सुमेलित करवाते हैं अच्छे लेवल के एग्जाम में। और छोटा लेवल का जो होता है फैक्ट वाला क्वेश्चन, तो उसमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भाई तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है, शेर की ऊंचाई कितनी है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपके साथ ये कुछ जो अपनी चोटियां उनकी ऊंचाइयां लेकर आए और ये आपको बिल्कुल याद करनी है। आगामी एग्जाम के अंदर देखना, बहुत सारे एग्जाम में आपको ये मिलेगी, सुमेलित करने के लिए मिलेगी। एक तरफ आपको जिला, एक तरफ आपका चोटियां दी हुई रहेगी, एक तरफ आपको चोटियां और उनकी ऊंचाई आपको दी हुई रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। कुछ गाइड्स में आपको 1727 भी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन ऑथेंटिक जो माना गया है 1722 मीटर ही माना गया। ठीक है, शेर की जो ऊंचाई है, शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। शेर चोटी कहाँ पड़ती है भाई? आप मुझे जरूर बताएं, सिरोही जिले में पड़ती है, मैं ये आपको बता देता हूँ। दिलवाड़ा की जो ऊंचाई है 1442 मीटर है। जरगा की बात कर ले तो 1431 मीटर है। अचलगढ़ की बात कर ले तो 1380 मीटर है। वापस से बता दूं मैं, गुरु सीकर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। शेर की जो है 1597 है। दिलवाड़ा की 1442 मीटर है। जरगा की बात करें तो 1431 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है भाई? 1431 मीटर ऊंची है। अचलगढ़ की बात कर ले जो कि सिरोही में पड़ती है, 1380 मीटर ऊंची है। आबू पर्वत की बात कर ले तो आबू जो चोटी है वो 1295 मीटर है। और कुंभलगढ़ की बात करें तो 1224 मीटर। भाई याद रखना, कुंभलगढ़ चोटी कितनी ऊंचाई है भाई? 1224। धोनिया की बात कर ले, धोनिया डूंगर 1183 में उदयपुर में पड़ती है अपनी। रघुनाथगढ़ सीकर में पड़ती है, 1055 मीटर ऊंची है। कमलनाथ की बात करें तो 1001 मीटर ऊंचाई है। जबकि सज्जनगढ़ की बात कर ले तो सज्जनगढ़ की मैं बात करता हूं तो सज्जनगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? सज्जनगढ़ की जो ऊंचाई है वो 938 मीटर है, याद रखना आपको। ठीक है, और गोरम जी की बात कर लेती है, अजमेर में पड़ती है गोरम जी और मायरा घाट। ये इसकी जो ऊंचाई है 934 मीटर है। कितनी है भाई? 934 मीटर आपको याद रखना है। मायरा जी और टोडगढ़ जो है वो 933 मीटर, बस 1 मीटर का अंतर है गोरम जी और मायरा जी टोडगढ़ में। ठीक है, खो की बात कर ले जयपुर में पड़ती है, 920 मीटर ऊंची है। सायरा की बात कर ले 900 मीटर ऊंची है। ये सायरा जो पड़ती है उदयपुर में पड़ती है। लीलागढ़ की बात करें तो 874। लीलागढ़ की कितनी ऊंचाई है? 874। लीलागढ़ जो पड़ती है वो कौन से जिले में पड़ती है? उदयपुर जिले में पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट अगली स्लाइड पर अगर अपन चलते हैं, तारागढ़ की जो ऊंचाई है 870 मीटर है। ये आपको याद रखना, कई बार पूछा हुआ सवाल है। ये तारागढ़ अक्सर एग्जामिनर जो है तारागढ़ को जरूर डाल देता है, तो सुमेलित करने वाले में डाल देता है, सीधा इफेक्ट पूछ लेता है कि तारागढ़ कहाँ है और तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो तारागढ़ की जो ऊंचाई है 870, आपको कुछ गाइड में 873 मिलेगी, लेकिन वो सही नहीं है। प्रमाणित जो है, ऑथेंटिक जो है 870 ही है, ये आपको याद रखना। ठीक है, क्लियर। डोरा पर्वत की जो ऊंचाई 869 मीटर है। नागपानी की बात कर लूं तो 867 मीटर है। गोगुंदा की 840 मीटर हो जाएगी। इसराना भाकर की अगर मैं बात करूं तो 839 मीटर हो जाएगी। नागपाड़ी की बात करूं तो ये सवाल देखो हाल ही के अंदर अपना जो एग्जाम हुआ था, कौन सा
ये ईओआरओ का जो एग्जाम होता है उसमें पूछा हुआ सवाल है। इसके अलावा भी नागपाड़ी कई बार पूछी गई है, अजमेर के अंदर पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई? अजमेर के अंदर पड़ती है, ठीक है। और यही से लूनी नदी का उद्गम स्थल है। लूनी नदी जो अपनी निकलती है यही से निकलती है, ठीक है। लूनी नदी का उद्गम स्थल भी नागपाड़ी से है। बहरांच की बात करें 792, बहरांच जो चोटी पड़ती है अलवर में पड़ती है, याद रखना आपको, ये पूछा हुआ सवाल है। बहरांच चोटी कहाँ पड़ती है? तो अलवर के अंदर पड़ती है। नेक्स्ट, बरवाड़ा 786 मीटर ऊंची है। बरवाड़ा कहाँ पड़ती है? जयपुर में पड़ती है। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सवाल, ये आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड का ज्योग्राफी का जो पेपर था उसमें ये सवाल पूछा गया था, ठीक है, आपको याद रखना। इसके अलावा बबाई की बात करते तो 780 मीटर, बबाई की कितनी ऊंचाई है? 780 मीटर। नेक्स्ट अगली स्लाइड की बात करते हैं। अगली स्लाइड क्या है? बिलाली की बात करें तो 775, मनोरपुरा ये बिलाली, और ये मनोरपुरा जयपुर में, बिलाली अलवर में हो जाएगी 747 मीटर। रोजा बाकर की 730, बैराट की बात करें तो 704, ठीक है। बैराट अपना जयपुर वाला बैराट सभ्यता। काकनवारी की बात करें तो 677 मीटर ऊंची है भाई, कितनी? 677। सिरावास जो है 651 मीटर। ये भी सवाल आपको पूछा हुआ कि सिरावास चोटी कौन से जिले में स्थित है? सिरावास जो चोटी स्थित है वो अलवर जिले में स्थित है, ठीक है। ये ऐसी रियर चोटी है जो इनका नाम बहुत कम सुनते हैं अपन एग्जामिनर, ऐसी चोटियां पूछता है जो कम देखी हुई होती है, जो अपने को याद नहीं होती ना, वही चोटी एग्जाम में आती है। तो आप इन चोटियों को अच्छे से जरूर याद करें। आपको नेक्स्ट एग्जाम जो भी आपके आने वाला है उनमें आपको इन चोटियों से 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। भानगढ़ की बात कर ले तो 649 मीटर है। जयगढ़ की बात करें तो 648 मीटर। नाहरगढ़ की बात करें अपन तो 599 मीटर हो जाएगी। बालागढ़ की बात करें तो 597 मीटर। जबकि जारोला पहाड़ी की बात करें तो 588 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भाई? 588 मीटर। नेक्स्ट कोटड़ा की बात करें तो 450 मीटर। कोटड़ा कहाँ पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में अपना क्या रहने वाला? तो नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपना जो विभिन्न रियासतों के जो सिक्के थे, देखो सिक्के से भी एग्जाम में सवाल पूछा ही जाता है, अक्सर पूछा जाता है। कोई कोई एग्जाम होता है जिसमें नहीं बनता, बाकी अक्सर एग्जाम में बनता है। तो आज मैं आपको सिक्के भी याद करवा दूंगा। अपने पहले करंट अफेयर देख लिया, कंजर्वेशन रिजर्व देख लिया, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या देख लिया था भाई? महाराणा प्रताप देख लिया, ठीक है। उसके बाद दिवेर का युद्ध अपने जो उसकी चर्चा होने के बाद अपन ने अभी चोटियों पे चर्चा कर ली। चोटियों पे चर्चा करने के बाद ये आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की कला व संस्कृति का एक छोटा सा टॉपिक है जो सिक्के, इस पे भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कोटा का कौन सा सिक्का है? कोटा के अंदर जो सिक्का चलता था, पहले प्रचलित सिक्के थे पुराने टाइम जो रियासत थी उसमें, तो कुमान शाही जो सिक्का है वो कोटा का, ठीक है। मदन शाही की बात करें तो झालावाड़ का सिक्का है। सालिम शाही जो सिक्का बांसवाड़ा का है। बूंदी का जो है रामशाही। जयपुर की बात करें तो जाड़ शाही, ये कई बार पूछा हुआ भाई। जाड़ शाही सिक्के कहाँ प्रचलित थे? तो ये जयपुर के अंदर प्रचलित है, ठीक है। धौलपुर की बात कर ले तो तमंचा शाही जो सिक्का अपना धौलपुर में मिलता है। कहाँ मिलता है भाई? तमंचा शाही जो सिक्का अपना धौलपुर रियासत में मिलता है। सालिम शाही सिक्के की बात करें तो बांसवाड़ा में मिलता है। जाड़ शाही सिक्के की बात करें तो जयपुर में मिलता है, ठीक है। इसके अलावा झालावाड़ में अपना मदन शाही सिक्का का कोटा के अंदर जो मिलता है वो गुमान शाही सिक्का प्राप्त होता है। नेक्स्ट, बीकानेर के जो सिक्के हैं उनका नाम जो था वो गजशाही सिक्का था। गजशाही सिक्के कहाँ प्रचलित थे? तो बीकानेर रियासत में प्रचलित थे। उदयशाही सिक्के कहाँ चलते थे? उदयशाही जो सिक्के चलते थे वो डूंगरपुर में चलते थे। अब देखो ये कंफ्यूजन करने के लिए आपको अगर उदयशाही सिक्का दे दे मेवाड़ डाल दे तो अक्सर जो कैंडिडेट है वो उदयपुर पर सही करके आ जाएंगे इसको, लेकिन उदयपुर सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो डूंगरपुर रियासत में उदयशाही सिक्के प्रचलित है। ये आपको बिल्कुल समझना होगा, ये अपने नोट्स में ऐड करना होगा, याद करना होगा। मेवाड़ के अंदर स्वरूप शाही सिक्के, चांदोड़ी। मेवाड़ के अंदर जो सिक्के चलते थे एक तो स्वरूप शाही और चांदोड़ी। स्वरूप शाही हो गई, चांदोड़ी होगी। इसके अलावा एक और सिक्का जो एग्जाम में पूछा था, एलची। कौन सा सिक्का हो गया अपना? एलची सिक्का। ये भी जो है अकबर के रूलिंग पीरियड के दौरान मेवाड़ के अंदर चलता था, ठीक है। अलवर का जो रावशाही सिक्का है, अलवर के अंदर जो सिक्का चलता था वो रावशाही सिक्का प्रचलित था, ठीक है। जैसलमेर की बात कर ले तो अक्खेशाही जो सिक्का प्रचलित था वो जैसलमेर रियासत के अंदर चलता था। और जोधपुर के अंदर एक तो विजयशाही और एक भीमशाही। ये हाल ही का कौन से एग्जाम में पूछा? सीईटी एग्जाम में पूछा गया सवाल है भाई। विजयशाही सिक्का कहाँ प्रचलित था? तो जोधपुर रियासत में प्रचलित था, ठीक है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगले स्लाइड में कुछ है, देखते हैं। कुछ कुछ भी नहीं है, खाली है। तो ये अपनी क्लास कंप्लीट हो गई है। इसी तरह के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छी सीरीज जो है मैं आपके लिए लाता रहूंगा। कभी करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे, कभी राजस्थान के हिस्ट्री वाले पार्ट पे, जो भी चर्चा में रहेगा उसी पे अपन चर्चा करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लास मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो आप हमारे इस चैनल ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, और कमेंट में आप अपनी क्वेरी कुछ पूछना हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है गाइस।